नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 8 नमक का दरोगा नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग नमक के दरोगा नामक पाठ की पहले स्टोरी को जानेंगे। स्टोरी जानने के बाद उसके शब्दार्थ के बाद लिखी हुई मुंशी प्रेमचंद की नमक के दरोगा नामक कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। और आपके सिलेबस में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी रखी गई है, नमक का दरोगा। तो नमक के दरोगा के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद की और कई कहानियां हैं, तो उनके परिचय के साथ साथ उनके कहानियों के बारे में हम लोग जान लेंगे कौन कौन सी और कहानियां हैं। इन कहानियों को आप यदि पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी का नाम गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से इनकी सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग पहले मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में थोड़ा से जानेंगे और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 31 जुलाई 1880 को 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बनारस के करीब लमही गांव में हुआ। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के करीब लमही गांव में हुआ। इनका मूल नाम माने बचपन का नाम, मुख्य नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। इन्होंने उर्दू में अपना नाम नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से अपना लेखन किया। 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं, 300 अधिक कहानियां इन्होंने लिखी, लेकिन इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं उनके बारे में आप जान लो। इन कहानियों को, जो प्रमुख कहानियां हैं, आपको नेट पे उपलब्ध हैं, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई इनकी एक कहानी, जो मुख्य कहानी है, उस कहानी में बड़े घर की बेटी है। दूसरी कहानी है पंच परमेश्वर। तीसरी कहानी नमक का दरोगा, जो कि आपके सिलेबस में है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरी जो ईदगाह है। चौथी कहानी है सदगति और कफन। ये मुंशी प्रेमचंद की मुख्य कहानियों के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। तो आपके सिलेबस में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नमक का दरोगा है। इसके बारे में आज हम लोग पहले थोड़ी सी स्टोरी को समझेंगे, इसके बाद फिर इसके शब्दार्थ के बाद फिर एक एक लाइन हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी भूमिका थोड़ी सी आपको हम बता देते हैं। नमक का दरोगा पाठ में इस कहानी के अंतर्गत कहानी कैसे स्टार्ट होती है, किसके ऊपर है, वो जान लें आप लोग। मुंशी प्रेमचंद ने स्वयं अपने पुत्र वंशीधर के ऊपर ये कहानी लिखी है। पंडित वंशीधर के ऊपर एक कहानी इन्होंने लिखा है। कौन? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद अपने पुत्र वंशीधर के ऊपर एक कहानी लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशीधर जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं, और तब एक दिन मुंशी प्रेमचंद ने अपने पुत्र को बुला करके
कहते हैं कि बेटा, घर की स्थिति आप देख रहे हो और अब कोई ऐसी नौकरी ढूंढ लो जिसमें ऊपरी आय अधिक हो और तनख्वाह भी ठीक ठाक हो। और बेटे को उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया और उन्होंने ये भी बताया कि बेटा, ऊपरी आय बहता हुआ नदी का स्रोत होता है जिससे सदैव प्यास बुझती है, और जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, जो मासिक वेतन होता है, मात्र पूर्णिमासी के चांद के समान होता है। एक दिन तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरे दिन से वो घटना शुरू हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, ऐसी नौकरी आप ढूंढना जिसमें वेतन भी ठीक ठाक हो, इसके अतिरिक्त ऊपरी आय भी हो। बेटा पिता के द्वारा समझाई हुई बातों को ध्यान से सुनता है और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सहारे बहुत शुभ मुहूर्त में घर से निकलता है, और घर से निकलने के बाद वो एक शहर में पहुंच जाता है जहां पर उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लग जाती है नमक विभाग में। किसमें? नमक विभाग में। उस समय नमक विभाग में नौकरी लग जाना लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था और लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे रिश्वत दे करके किया करते थे। वंशीधर का नया जोश था, ईमानदारी की नई लहर थी। वह बहुत ईमानदारी और वफादारी से अपने कार्यों को निभाता रहा। 6 महीने बीतते बीतते वंशीधर अफसरों में एकदम छा गए। अफसर इनके ऊपर बड़े खुश हो गए, क्योंकि वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति होने के नाते अंग्रेज अफसर इनके ऊपर बड़े खुश थे। शीघ्र ही इन्हें दरोगा का पद दे देते हैं और वे अपनी दरोगा का पद प्राप्त करके बड़ी ईमानदारी के साथ इस ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। एक दिन वे यमुना नदी के किनारे पर इनका जो पुलिस चौकी थी नदी के किनारे थी, और उसी के पास में नदी के ऊपर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था, और रात के लगभग 12 बज रहे होंगे, और तब एकाएक वंशीधर की आंख खुलती है और उनको नदी की धारा की जगह गाड़ियों की जाने की आवाज और लोगों का कोलाहल सुनाई देता है, और उनकी नींद खुल जाती है, और तुरंत ही अपने सेवक बदलो सिंह को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, शीघ्र ही आप अपनी वर्दी पहनो और मेरे साथ पुल पर चलो। वंशीधर तुरंत अपना तमंचा लेता है, वर्दी पहनता है, घोड़े पर सवार होकर के यमुना नदी के उस लकड़ी वाले पुल पर जा पहुंचता है। वहां पहुंचकर देखता है कई गाड़ियां चली जा रही हैं और उन पर कुछ सामान लदा हुआ है, और वंशीधर ने अपने घोड़े को शीघ्र ही आगे बढ़ा करके उन गाड़ियों को रोकता है, और रोकने के बाद उनसे पूछता है कि इन गाड़ियों पर क्या लदा हुआ है और ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं। एकाएक सन्नाटा छा जाता है, कोई जवाब नहीं आता। फिर वंशीधर ने डांट करके पूछता है, ये किसकी गाड़ियां हैं। तब व्यापारियों में से कहीं से थोड़ी सी आवाज आती है। कोई व्यापारी बोलता है, ये गाड़ी पंडित अलोपित दीन की है। किसकी है? पंडित अलोपित दीन की है। फिर वंशीधर पूछता है, आखिर ये गाड़ियां जा कहाँ रही हैं? तो व्यापारियों ने बताया, ये कानपुर जा रही हैं। फिर पूछा, इन गाड़ियों के ऊपर लदा क्या है? तो
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वंशीधर ने अपने घोड़े को आगे बढ़ा करके एक गाड़ी से सटा करके देखा कि गाड़ियों पर नमक लदा हुआ है। उस समय गाड़ियों पर नमक लदा हुआ देखकर वंशीधर ने उनको रोका और रोक करके पंडित अलोपीदीन को बुलाने की कोशिश किया। तभी कुछ व्यापारी पंडित अलोपीदीन के पास पहुंच जाते हैं। पंडित अलोपीदीन रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते, मुंह में पान का बीड़ा लिए हुए, वो कहते हैं कि कौन मेरी गाड़ी को रोका है। तब वे व्यापारी उनसे बताते हैं कि वंशीधर नामक दरोगा गाड़ियों को रोक लिया है। तो पंडित अलोपीदीन ने उन व्यापारियों से कहते हैं कि उनसे जाके कहो कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं और वे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और उनकी गाड़ियां आप जाने दें। लेकिन वंशीधर के अंदर नया जोश था, ईमानदारी की नई उमंग थी, गाड़ियों को उन्होंने रोक रखा। इसके बाद पंडित अलोपीदीन उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर वंशीधर ने गाड़ियों को रोक रखा। और तब पंडित अलोपीदीन इन्हें देख करके कहते हैं कि साहब, हमारा और आपका कुछ अलग नहीं है। अगर हम इस रास्ते से गुजरते और आपको चढ़ावा न चढ़ाते तो आप मेरी गाड़ियां रोकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं इधर से गुजरूं और आपको चढ़ावा न दूं। इनकी बात को सुनकर के वंशीधर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूं। इसके बाद पंडित अलोपीदीन ने कहा कि कुछ पैसे लेकर के हमारी गाड़ियों को जाने दो, लेकिन वंशीधर तैयार नहीं होता। उसी समय पंडित अलोपीदीन अपने मुंशी से कहते हैं कि साहब को 30,000 रुपए दो, लेकिन वंशीधर 30,000 रुपए पर भी तैयार नहीं होता। फिर 40,000, 40,000 से 50,000, ऐसे ऐसे करके बातें 2 लाख तक पहुंच जाती हैं। 2 लाख के बाद 4 लाख, 4 लाख के बाद 40 लाख तक बातें पहुंच जाती हैं, लेकिन वंशीधर गाड़ियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसी समय वंशीधर बदलू सिंह को आदेश देता है कि बदलू सिंह, पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो, कल हम लोग इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। तब पंडित अलोपीदीन गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मेरा जो सम्मान है धूल में मिल जाएगा और इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसलिए 40 लाख पर हम लोगों का सौदा हो जाए और मुझे छोड़ दो। लेकिन वंशीधर नहीं मानता और पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वे यही जानते थे कि धर्म और न्याय लक्ष्मी के खिलौने हैं और लक्ष्मी के सामने ये झुक जाते हैं, लेकिन इस नए अल्हड़ दरोगे के सामने लक्ष्मी का निरादर होते देख करके पंडित अलोपीदीन घबरा जाता है। उसी समय वंशीधर ने इनको हथकड़ी लगा करके अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरे दिन सुबह होते ही चारों तरफ शोर मच जाती है कि पंडित अलोपीदीन नमक के चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसा लगता था कि दुनिया सोती थी, लेकिन फिर भी पंडित अलोपीदीन की बातें उनके कानों में जा रही थी। लेकिन पंडित अलोपीदीन को बस कोर्ट में पहुंचने की ही देरी थी, क्योंकि कोर्ट के समस्त कर्मचारी इनके बिके हुए थे, इनके पैसे खाए हुए थे। जैसे ही पंडित अलोपीदीन कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचने के बाद
दोनों अपने अपने प्रस्ताव को रखते हैं। इसके जवाब में जज ने फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन निर्दोष हैं, क्योंकि इस इलाके के बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित धनी व्यापारी हैं। ऐसे छोटे कार्य के लिए ये काम वे नहीं करेंगे। और इधर पंडित को बरी करते हुए दरोगा को सजा सुनाते हैं। कहते हैं कि दरोगा वंशीधर रिश्वत के उमंग में, नए जोश के उमंग में आकर के, रिश्वत के चक्कर में आकर के इस धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस प्रकार का दंड दिया है। इसके आरोप में इन्हें इनके पद से हटाया जाता है। ऐसा सुनने के बाद वंशीधर उदास हो जाते हैं। उधर पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर आ जाते हैं। इसके बाद यह सूचना वंशीधर के पिता मुंशी प्रेमचंद को मिलती है। वे बहुत दुखी होते हैं और अपने पुत्र पर पछताते हैं। ऐसे पुत्र से तो अच्छा है बिना पुत्र के होते तो भी अच्छा होता। और इसके बाद कुछ ही समय में वंशीधर अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाने के बाद पिता इन्हें देखकर बहुत क्रुद्ध होते हैं। कुछ समय के बाद एक दिन पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर के 2-4 नौकरों को साथ लेकर के मुंशी प्रेमचंद के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो मुंशी प्रेमचंद घबरा जाते हैं। घबरा करके उनका लल्लो चप्पो माने उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि बेटा ऐसा था इसलिए आपसे मुंह छिपाना पड़ रहा है, वरना आपसे मुंह छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पंडित अलोपीदीन अपने रथ से नीचे उतरते हैं और एक स्टाम्प लिए हुए हैं और स्टाम्प पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। उनको वे वंशीधर के सामने रखते हैं और कहते हैं इस स्टाम्प के ऊपर आप अपना हस्ताक्षर कर दो, सिग्नेचर कर दो। उस स्टाम्प के ऊपर लिखी हुई बात को वे पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है पंडित अलोपीदीन की सारी संपत्ति का आज से आपको मैनेजर नियुक्त किया जाता है। रहने के लिए बंगला, आने जाने के लिए सवारी, सारी सुविधाएं आपको फ्री में मिलेगी और वेतन भी दिया जाएगा। ये सब चीजें देख करके वंशीधर कहता है कि मैं इतनी बड़ी संपत्ति को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। पंडित अलोपीदीन उस समय कहता है हमें आज ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि पंडित अलोपीदीन भली भांति जानता था कि वंशीधर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, कभी भी रिश्वत नहीं लेने वाला है। यदि वह रिश्वत लेता तो पुल पर 40 लाख रुपए पे सौदा अवश्य कर लेता। तब वंशीधर ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत है। तब पंडित अलोपीदीन ने कहा हमें इस समय आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है और इस स्टाम्प के ऊपर आप क्या करो, हस्ताक्षर कर दो। बेबस हो जाता है वंशीधर और स्टाम्प के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। और हस्ताक्षर करने के बाद पंडित अलोपीदीन एक ही शब्द कहते हैं, उस पुल पर जैसे आप अपने कर्तव्य पर अडिग थे, ठीक इसी प्रकार से अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रह करके हमारी सारी संपत्ति का देख रेख आपको करना है। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, सत्य के मार्ग पर चलने पर आपको कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन सत्य के मार्ग को
परखने वाला अगर व्यक्ति होगा तो उसकी पहचान कर लेगा और आपको सही दिशा निर्देश मिल जाएगा। इसलिए आप अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, चोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के चक्कर में न पड़िए। तो पंडित अलोपी दीन एक सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को परख करने वाला था। तो चलिए, ये रही आपकी कहानी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। तो टेक्स्ट बुक में जो कहानी लिखी हुई थी उसको मैंने शॉर्ट में बताया है। अब आइए एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देख लेने पर हमको इस कहानी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो, पहले है आपका निषेध। निषेध मीन्स होता है मनाहाई। क्या होता है निषेध? माने मनाहाई, मना करना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दी हुई, गॉड गिफ्ट। गॉड इंग्लिश में जिसे कहते हैं गॉड गिफ्ट, माने प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, उसके लिए शब्द क्या यूज होता है? ईश्वर द्वारा दी हुई, गॉड माने ईश्वर द्वारा प्रदत्त। नेक्स्ट है सूत्रपात, शुरुआत, आरंभ। कहते हैं इन्होंने इस नियम का सूत्रपात किया, इन्होंने इस नियम की शुरुआत की। सूत्रपात शब्द का अर्थ होता है शुरुआत या आरंभ। घूस, घूस हिंदी शब्द है और इसका रिश्वत क्या कहते हैं? रिश्वत। फिर नेक्स्ट है दुर्दशा, बुरी हालत। दुर्दशा शब्द का अर्थ क्या है? बुरी हालत। लुप्त, दिखाई न देना, छिप जाना। लुप्त, लुप्त शब्द का मीनिंग है दिखाई न देना, छिप जाना। नेक्स्ट है अस्तंभित। अस्तंभित माने होता हैरान या आश्चर्य में पड़ जाते। कहते हैं मैं इनको देखकर स्तंभित रह गया, आश्चर्य में पड़ गया, हैरान। अस्तंभित माने क्या होता है? हैरान। कदाचित, कदाचित शायद या कभी कभी, कदाचित शायद या कभी कभी। मुख्तार, एजेंट, वकील से छोटा पद। वकील से छोटा पद के लिए शब्द ये मुख्तार यूज किया जाता है। देव दुर्लभ, जो देवों में भी न मिले। देव दुर्लभ माने जो गुण देवताओं में भी न मिले, उसके लिए शब्द यूज किया गया देव दुर्लभ। तजबीज, तजबीज का मतलब होता है फैसला, निर्णय। जो फैसला था उसके लिए तजबीज शब्द का यूज किया गया है। तजबीज ये उर्दू भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग होता है फैसला या निर्णय। परवाना, आदेश। परवाना माने आदेश आ गया। फिर है निर्मूल। निर्मूल, निर्मूल का मतलब है जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई मूल न हो। निर्मूल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि निर्मूल है, इसका कोई आधार नहीं है, ये पूरी की पूरी क्या है? झूठी बातें हैं। वही निर्मूल शब्द यहाँ भी यूज किया गया है। निर्मूल जिनका मूल आधार न हो। मुअत्तली, मुअत्तली अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से निवृत्त करना। अस्थायी रूप से निवृत्त करना माने हटा देना। अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। जरूरत पड़ने पर इन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। और अस्थायी रूप से अगर मुअत्तली हो गया तो माने उनको अब कभी भी बुलाया नहीं जाएगा। अकारत, व्यर्थ। अकारत माने होता है व्यर्थ या व्याकार। बेमुरौवत, जो किसी के लिए उदार न हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की उदारता न हो, दया न हो, उसको लिए शब्द यूज किया जाता है बेमुरौवत। उज्ज्वल, स्वच्छ, निर्मल। यहाँ पे देख रहे हैं उज्ज्वल आता है वर्तनी शुद्ध करने के लिए। यहाँ पे उज्ज्वल शब्द जो लिखा है यहाँ पे दोनों ज आधा होंगे। अगर दोनों ज आधा नहीं लिखे होंगे तो उज्ज्वल शब्द आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल का मीनिंग है स्वच्छ या निर्मल। उज्ज्वल शब्द की मीनिंग क्या है? स्वच्छ या निर्मल। तो सबसे पहले वर्तनी की दृष्टि उज्ज्वल देख लें। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखते हैं कि दोनों ज आधा होंगे, वह फिर ल होगा। तो ये रहे शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम लोग इसकी भूमिका थोड़ा से देखते हैं
जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के अंतर्गत जो चीजें समावेशित किया है उनके बारे में बताया। वैसे मैंने कहानी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता ही दिया है, ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा मिलेगा, बस फर्क इतना होगा कि लाइन बाय लाइन में कुछ इधर उधर होगा। देखिए, करा प्रस्तुत कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का इस प्रकार वर्णन किया गया है, मानो यह कोई अपराध न होकर के उपलब्धि हो। करा प्रस्तुत कहानी में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि मानो यह कोई अपराध न होकर के एक उपलब्धि हो। सद्गुणों के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है। जहां पर अच्छे गुणों को जीवन का आधार माना जाता था, लेकिन आधुनिक युग में ऐसे दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है। परंतु ऐसे सदाचारी व्यक्तियों की कमी नहीं है। भले ही संसार में आज बहुत दुर्गुण हो, लेकिन आज भी सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति संसार में हैं, जो अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे हैं, और ऐसे पारखी भी हैं जो ऐसे अमूल्य रत्नों को अपने खजाने की शोभा बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे दुर्गुण विद्यमान हैं, फिर भी सद्गुणी व्यक्तियों की कमी नहीं है। आज भी वे अच्छे गुण वाले, अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, और उनके परखने वाले लोग भी हमारे बीच में हैं। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं जब नमक का नया विभाग बना। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त माने ईश्वर के द्वारा बनाई हुई या बनाई गई वस्तुओं के व्यापार करने का निषेध हो गया। माने जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचने पर या व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कह रहे हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त माने प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त थी उनको व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया, तो लोगों ने चोरी छिपे इनका व्यापार करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के लोगों ने छल किया, अपने अपने दिमाग लगा करके इनको बेचने की कोशिश की। कोई घूस से काम चला लेता, कोई रिश्वत दे करके, अधिकारियों को रिश्वत दे करके अपना काम निकाल लेता था, तो कोई चालाकी से अधिकारियों के पहवारह थे। ये देखिए मुहावरा बनेगा, पहवारह थे माने अधिकारियों का उस समय बहुत अच्छा समय आ गया था, क्योंकि ऊपरी इनकम खूब मिल रहा था। पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर उस समय लोग लाला पटवारी का जो सम्मानित पद था उसको छोड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने के लिए वहां दरोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। कह रहे हैं जब नमक का नया विभाग बना तो लोगों ने पटवारी का पद छोड़ करके, सम्मानित पद छोड़ करके नमक विभाग के दरोगा में प्रवेश लेने के लिए क्या हो गए, ललचाने लगे। अब यहाँ प्रश्न बन जाएगा मौखिक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग क्या बनने लगे। सभी की इच्छाएं